नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके भारत में और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल का मुख्य उद्देश्य और प्रयास जो है पूरे देश में भारतीयता का वातावरण लाने का है। यही इसका वो एकमात्र जो है वो उद्देश्य है। अब और ये भारतीय अवाम ताकत दल वो चाहता भी है कि अपनी पूरी ऊर्जा और पूरा समय इसी उद्देश्य में लगाए। लेकिन देखने में यह आता है कि इस उद्देश्य के रास्ते में बहुत खतरनाक बाधाएं और गड्ढे और रोड़े हैं, बाधा हैं। तो उनकी पहचान हमारी आदरणीय भारतीय अवाम को कराना जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए इसका काफ़ी वक्त जो है और काफ़ी ऊर्जा इसी में चली जाती है कि जो भारतीयता के वातावरण को लाने में ये तत्व, ये ताकतें और ये संगठन वो कितने बाधक हैं। और बाधक ही नहीं बल्कि जिस मुल्क में भारतीयता का वातावरण लाने के लिए भारतीय अवाम ताकत दल सतत प्रयत्न है, उसमें ये ताकतें, ये संगठन, ये तत्व जो है और मतलब कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि ये कुल मिलाकर के भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें हैं। बस इनकी करतूतों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखने और समझने की आवश्यकता है। यही प्रयास भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय अवाम से ये कर रहा है। तो उसी सिलसिले में एक खबर यह है कि ये अरविंद केजरीवाल, अब देखिए अरविंद केजरीवाल इस मुल्क के लिए खतरा है। वो एक बहुत खतरनाक किस्म का गद्दार है। इसके विषय में मैं बार बार भारतीय अवाम ताकत दल अपनी अवाम को जगा रहा है कि पहले तो ये जो है जो कन्हैया कुमार था जो कि सरेआम इस तरह से नारा लगवाए जेएनयू के प्रांगण से कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसका इसने समर्थन किया था। तो उसी से बिल्कुल जाहिर है कि ये कितना खतरनाक किस्म का गद्दार है इस देश का। अब साथ विडम्बना यह भी है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं और विशेष करके दिल्ली के भारतीय भाई बहन हैं, पता नहीं क्या सोच करके उसको वोट कर रहे हैं।
क्या क्या उनके लिए इस देश का महत्व नहीं है? क्या उनके लिए मुल्क का महत्व नहीं है? क्या कोई इस तरह से नारा लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी? क्या उनके लिए जो नारा लगवा रहा है और फिर जो उसका समर्थन कर रहा है, उनके लिए सबसे घृणित नहीं है? तो ये एक मानसिकता पर भी सवाल आता है। और ये बात मैंने कई बार और व्यक्तिगत रूप से और एक एक करके मैंने पूछा है, तो कोई जवाब नहीं बनता है। मैंने कई दिल्ली के जो भारतीय भाई बहन हैं, व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछा कि आप सभी के लिए जो राष्ट्र भारतवर्ष है उसका महत्व है कि नहीं है? और ये इस तरह का एक इम्प्रेशन, एक भावना जाए कि भाई कि यदि कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यदि इसका समर्थन करते हुए हैं तब भी उसको बम्पर जीत मिलेगी। ये बहुत ही गलत बहुत गलत एक संदेश पैगाम जाता है। कोई दूसरा देश होता, मान लीजिए कोई जापान होता, फ्रांस होता, ब्रिटेन होता, जर्मनी होता, और कोई वहाँ ये नारा लगाता है कि जर्मनी तेरे टुकड़े होंगे या ब्रिटेन तेरे टुकड़े होंगे, जापान तेरे टुकड़े होंगे, तो वो उस व्यक्ति को, मैं समझता हूँ उस व्यक्ति को पूरे देश के लोग, चाहे जापान के लोग, जर्मनी के लोग, ब्रिटेन के लोग जो है उसको खुद ही जो है वो बाहर कर दिए होते। अब उसका समर्थन देने वाले को ये बम्पर जीत मिल रही है दिल्ली से, उसको बम्पर जीत मिल रही है पंजाब से। ये जो है इस पर बहुत गहनता से, बड़ी ठंडे दिमाग से, बहुत और ठंडे मन से और बड़ी गंभीरता से उसको सोचना पड़ेगा कि लोग इस देश को क्या कहेंगे, कि इस देश के टुकड़े करने वाले और इस देश को बर्बाद करने वाले का समर्थन करने वाले को बम्पर जीत मिल रही है। ये गंभीर प्रश्न है सब, और इसकी गद्दारी बस यहीं तक नहीं है। जैसा कि कुछ पिछले एपिसोडों के माध्यम से बताया गया है कि इसने अपने 2 सिपह सालार, जो कि अब इसमें आम आदमी पार्टी में तो नहीं है, लेकिन जिसमें वो आम आदमी पार्टी में थे, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से एक भारत विरोधी या भारत द्रोही वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराया जाना चाहिए, और वो देश के खिलाफ गद्दारी में नेहरू की गद्दारी से सभी आगे सब निकल गए। नेहरू को तो संकोच हो रहा था कि नेहरू ने बस इतना ही कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के ही लोग करेंगे, बस यहीं तक उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत बढ़ी। जो उसके मन में मंशा थी उसको वह कह नहीं पाया कि क्या मंशा थी कि यदि वो जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। ये उसके मन की मंशा थी, ये उसके मन की मंशा थी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की, लेकिन वह बोल नहीं पाया। लेकिन ये गद्दार केजरीवाल जो है गद्दारी की यानी उस सीमा तक पहुंच गया। वो इसने अपने सिपह सालार योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के जरिए यह भी कहलवा दिया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। तो हमारे देश के लोग समझें कि किस स्तर का, कितना खतरनाक गद्दार है ये केजरीवाल। खालिस्तानी आतंकवादी भारत के लिए, इस देश के लिए जो है वो चुनौती बना हुआ है। उस पर अब तक यानी काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि उसके कर्ता धर्ता जो है उसके वो भारत के बाहर ही रहते हैं, खास करके वो कनाडा में ही रहते हैं।
और उससे इसके संबंध भी खालिस्तानी आतंकवादियों से केजरीवाल के संबंध भी उजागर हुए हैं। तो हर तरह से इस देश के लिए बहुत खतरनाक किस्म का है। और ये विचार जो है सर्वोपरि है कि जो देश का गद्दार है और देश के लिए खतरा है। अब इन विचारों को छोड़ करके कोई कहे कि केजरीवाल के मुफ्त बिजली मुफ्त पानी फैलाने में कोई फंस करके वोट दे रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी सोच को लानत है, ऐसी सोच को धिक्कार है। जब आप इस देश में रहते हैं तो कम से कम आपके लिए जो है देश की जो है वो सर्वोच्चता आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। लेकिन हम क्या कहें, राष्ट्र सर्वोपरि का एक वो हेडिंग क्या शीर्षक में को लेकर के इस बीजेपी ने जो है रिपब्लिक भारत से वो कार्यक्रम करवाया, और एक भी उसका रवैया और उसका जो भी कारनामे रहे, उससे ये नहीं दिखा कि उसके लिए राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। ये उसके दिखा कि उसके लिए सत्ता सर्वोपरि बीजेपी के लिए। तो अपनी सत्ता अपनी जो उसकी आंतरिक मंशा है उसके लिए जो सत्ता सर्वोपरि है, इस मंशा को बीजेपी जो है पूरा कर रही थी, जो है वो शीर्षक लगा करके राष्ट्र सर्वोपरि। तो इसका भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि शीर्षक और स्टिकर कुछ भी लगा दीजिए और अपने खतरनाक मंसूबों को उसी स्टिकर उसी शीर्षक के नीचे के तहत जो है आप जो है उसको अंजाम देते रहिए। तो खैर, तो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना समय आनी चाहिए। जो बोल दे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो फिर कुछ और विचार करना ही है कि गद्दार है, इसको कम से कम चुनाव में तो जो है ये दिखाई देना है कि कम से कम चुनाव में तो ये दिखा देना है कि हम भारतीय भाई बहनों के लिए ये सबसे घृणित है। वैसे तो जागरूकता तो ये कहती है कि ऐसे गद्दार को माने लात मार करके जो है भारत को बाहर कर देने की आवश्यकता है। लेकिन मेरे भारतीय भाई बहनों, जो इस तरह की जितनी देशभक्ति की बातें मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ, ये तो तभी न सार्थक होंगी कि जो ये शासक बैठा हुआ है मोदी, इसको पाल रहा है, उसके दिमाग में जरा भी नहीं है कि ये केजरीवाल इस देश का गद्दार है। यही तो बहुत ही एक दुखद पहलू है इस देश के लिए कि जितने भी गद्दार इस देश के हैं वो ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय को गद्दार नहीं देखते हैं, और जबकि संविधान की धारा 356 है उसके रहते हुए ये गद्दार केजरीवाल को पाल रहे हैं। इसकी सजा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन मोदी को अवश्य दें और देना पड़ेगा कि आप जो है जितने भी देश के गद्दार हैं, आपने अपने राष्ट्रवाद पर वोट लिया हमसे, और देश के गद्दारों को आप पाल रहे हैं आप। और एक नहीं, गद्दार केजरीवाल, गद्दार राहुल गांधी, और जो है और भी। तो सुनने में आया कि ये गद्दार केजरीवाल अपने को कृष्ण कहता कि हमको सपने में प्रभु कृष्ण आए थे या कृष्ण कन्हैया जी आए थे, या अपने को कृष्ण कहता है। यही तो कितना क्या समय आ गया है कि देश के गद्दार और इस जनता को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले अपने को कृष्ण का अवतार कहते हैं, अपने को कृष्ण का रूप मानते हैं। वो इसलिए है ना कि हमारी आवाम से इनको माकूल जवाब नहीं मिलता है।
इसी के तो बार बार भारतीय जनता दल निवेदन कर रहा है अपने भारतीय भाई बहनों से कि अपने में यानी व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाइए। उस जज्बे के नज़रिए से देखिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये केजरीवाल हुआ, राहुल गांधी हुआ, सोनिया गांधी हुई, और ये टीएमसी वाले हुए, आरजेडी वाले हुए, सपा वाले कितने खतरनाक हैं सब वो इस देश के लिए। स्पष्ट आपको वो दिख जाएगा। लेकिन आपको व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग करके राष्ट्रीय भावना ला करके राष्ट्रीय भावना जो है वो जगाना होगा, तब आपको स्पष्ट रूप से वो दिख जाएगा। अभी कुछ स्वार्थ होगा केजरीवाल से, या जो उसको झुंझुना है, लॉलीपॉप या रेवड़ी है, वो तो मान के बैठा है कि ये बहुत अमोघ अस्त्र है उसके लिए कि ये झुंझुना जो है, उसी झुंझुने से दिल्ली को जीता, उसी झुंझुने से पंजाब को जीता, अब उसी झुंझुने से गुजरात को जीतने की मनसा पाले हुए बैठा है। तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, चाहे दिल्ली के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे गुजरात के हों, इसको माकूल जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे जो इतने बड़े खुद हमारे जो इष्ट देव प्रभु कृष्ण उनके साथ अपने को जोड़ता है। और यही नहीं, सुनने में आता है कि कभी कभी ये अखिलेश यादव भी अपने को प्रभु कृष्ण से जोड़ते हैं। तो वो जितने भी इस तरह के अपराधी होते हैं, अपने बचाव के लिए तरह तरह के हथकंडे जो है वो अपनाते हैं। अब और आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ये सोनिया गांधी इस देश की कितनी बड़ी दुश्मन है, लुटेरी भी है और गद्दार भी है। इसको जो कांग्रेसी चमचे हैं, कभी कभी इनको माता दुर्गा के रूप में वो पेश करते हैं, कभी कभी जो है रानी झांसी के रूप में पेश करते हैं। तो ये जीएनपीसी वाले कितने गद्दार किस्म के हैं, उनकी मानसिकता को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ठीक से पहचाने और माकूल जवाब मैंने जब जैसे ये जो है भारत जोड़ो वाला चला रहा है, हमारे सभी भारतीय भाई बहन हों, चाहे केरल के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे जिन प्रदेशों से, इसको काले झंडे दिखा करके जो है वो हतोत्साहित करें और जन भावना को और जन भावना क्या है इसका नमूना इसको दिखाएं। इसको हमारे देश के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तुम इस देश के टुकड़े भी करो और दम भी भरो कि दम भी भरो भारत जोड़ो का। माने किस कदर, किस हद तक हमारी आवाम को ये सब बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन इन सबों में जो ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं बीजेपी जो है, इसकी जो यानी जो दोहरा चरित्र है, जिसको अन्य भाषा में दोगलापंथी भी कहते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, इसका हमेशा दिखता है। ये सबसे बड़ी अभिशाप बीजेपी ये है कि इन गद्दारों को खुद गद्दार नहीं बोलती है। और कुछ लोग तो आशंका ये कर रहे हैं कि ये खुद बीजेपी ही इस राहुल गांधी से भारत जोड़ो की यात्रा जो है वो करवा रही है, अपरोक्ष रूप से पूरी सुविधाएं दे रही है, ये खुद करवा रही है। और मैं समझता हूं कि ये आशंका जो है वो निर्मूल नहीं है। नहीं तो यदि इसके दिमाग में ये होता है कि भाई कि जो हमेशा से देश को तोड़ता रहा है और जो है और जनता के बीच में जाके बोले कि नहीं हम भारत को जोड़ने निकले हैं, कितनी दुखद, हास्यास्पद नहीं, हास्यास्पद बिल्कुल नहीं, दुखद ये पहलू है।
तो इसमें बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है या दोगलापंथी वाला जो चरित्र है कि इस राहुल गांधी जो कि इस देश का गद्दार है और देश को तोड़ने वाला है, जो है इसको कदाप ये सब जो है न तो कभी देश को तोड़ने वाला बताते हैं, न तो देश का गद्दार बताते हैं। तो बीजेपी का जो चरित्र है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो इतना खतरनाक है कि देश के सारे दुश्मनों को जो है, सारे दुश्मनों को उनको पाल के रखना, उनकी रक्षा करना और उनकी देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधियों के पापों को भी बचाना। यही काम जो है चल रहा है आजकल बीजेपी का। और जनता की जरा भी चिंता नहीं करना। सिर्फ ये गिना देने से कि हमने जो है वो मकान दे दिया, हमने कनेक्शन दे दिया, हमने जनधन खाता खोल दिया और वो किसान सम्मान दे दिया, ये सब बकवास। आपने ऐसा वातावरण दिया कि सुकून छीन लिया आपने, जो आपसी जो सद्भाव आपने छीन लिया। एक हाथ से ये दिया और दूसरे हाथ से आपने जो है अपने अवाम का वो सुकून छीन लिया, नफरत दिया आपने लोगों को। अब देखिए, नफरत देने में बीजेपी अकेली नहीं है। नफरत का असली जो स्रोत है वो है राहुल गांधी, वो है जीएनपीसी। अब नफरत के मतलब कि और हमारे भारतीय भाई बहनों में नफरत हमेशा फैली रहे, हमेशा कायम रहे, इसकी साजिश जो है हमेशा जीएनपीसी करती रही है। और इसके इस कारनामे को कभी भी बीजेपी जो है वो बीजेपी कभी भी उजागर नहीं करती है। अब उसी उदाहरण में जरा देखिए, एक वक्फ बोर्ड की बात है। ये हमेशा बीजेपी वाले जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाते हैं कि तुष्टीकरण तुष्टीकरण तुष्टीकरण। उस तुष्टीकरण से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को क्या मिला? उनको जो मिला वो सच्चर कमेटी में से वो सच्चर कमेटी से वो उजागर होता है। तो तुष्टीकरण का जो हवा बीजेपी वालों ने खड़ा किया और जिनके खिलाफ ये इस तरह का माहौल ये खड़ा करते हैं, तो वास्तविकता में, हकीकत में हमारे उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मिला क्या? यह सच्चर कमेटी में यह हकीकत सच्चर कमेटी जो है वो प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? कि यह तबका कुछ अपवादों को छोड़ करके सबसे गरीब, सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार और सबसे अधिक अशिक्षित ये मिला है उसको। इसको बीजेपी कभी नहीं करती, सिर्फ तुष्टीकरण की बात बोलती रहती है। दूसरा जो अभिशाप मिला है इस देश को भी और उसको भी, एक बड़े भयंकर खूंखार भूमाफिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में, एक बहुत भयंकर और खूंखार भूमाफिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में इसे जीएनपीसी ने खड़ा किया। वह देश के लिए भी अभिशाप है और हमारे जो आम और गरीब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी। ये वक्फ बोर्ड जो है कदाप जो है हमारे गरीब और आम इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों के लिए कदाप उनके हित के लिए नहीं है। और सच्चे अर्थों में
सच्चे अर्थों में वक्फ बोर्ड से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कुछ जो कट्टरपंथी हैं इसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में जो कि एजेंट हैं और जो कि मुर्गे गुर्गे हलाल इन शब्दों का प्रयोग वो कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। जो भी एजेंट हैं इसके जीएनपीसी के, उन्हीं का एक गिरोह, उन्हीं का गिरोह जो है भूमाफिया के रूप में जो है वो भूमाफिया जो है उन्हीं का भूमाफिया, उन्हीं गिरोह का भूमाफिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में, वक्फ बोर्ड के रूप में ये खड़ा किया इस जीएनपीसी ने। और बड़े खतरनाक जो है वो खतरनाक कानून बना करके और गजट निकाल करके। कुछ उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। अधिनियम 1995 ने इस वक्फ बोर्ड को निर्बाध शक्तियां दे दी हैं और ये अपनी माफियागिरी जो है निर्बाध रूप से इस देश में चला सकती है। और चला सकती क्या है वो, ये चला सकती नहीं बल्कि ये चला भी रही है। और उसके अलावा ये मनमोहन की सरकार, ये गद्दार मनमोहन की सरकार ने क्या किया कि जिस दिन 2024 का नहीं 2014 का कि आम चुनाव के लिए जो है चुनाव आयोग वो घोषणा करने वाला था या आचार संहिता लगने वाली थी, ठीक उसके पहले ये गद्दार मनमोहन की सरकार ने 1 से 23 यानी दिल्ली की 1 से 23 भूमि संपत्तियों को शायद 61 जो है वो दिल्ली विकास प्राधिकरण की और शायद 62 जो है वो नगर निगम की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया, वक्फ बोर्ड को दे दिया इसने। और इन सबों की हिम्मत जरा देखिए और अब ये जो वक्फ बोर्ड वाले हैं सिर्फ माफिया लोग हैं, उसमें माफिया और पैसा कमाने वाले। तो उन्होंने मुकेश अंबानी से मिलजुल करके वो जमीन उसको दे दिया मुकेश अंबानी को वहाँ पर मुंबई में। तो अब वो सब आपस में कह रहे हैं कि नहीं भी इसका रेट तो यह होना चाहिए और इसने सस्ते दरों में, लेकिन देने वाले तो वही थे, वक्फ बोर्ड वाले देने वाले तो वही थे। तो अब वो दावा कर रहे हैं कि अंटीलिया जो इनका भवन है मुकेश अंबानी का, वो भी वक्फ बोर्ड वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि दिल्ली की यानी जिन संपत्तियों को इस गद्दार मनमोहन ने उनको वक्फ बोर्ड को दे दिया, उसी में से एक जमीन जो है आईटीबीपी के लिए, आईटीबीपी जो है हमारे सेना का एक अंग है आईटीबीपी, उसको दे दिया। ये सब दिल्ली, ये सब वक्फ बोर्ड वाले पहुंच गए वो दिल्ली हाई कोर्ट कि सब जो है आईटीबीपी से छीन करके जमीन यानी इनको दी जाएगी। ये देखिए इनकी हैंकड़ी और जो है दृश्यता। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको भगा दिया। अब ये सवाल इस बात का है कि इतना इतनी बड़ी गुंडागर्दी और इतनी बड़ी माफियागिरी इसकी चल रही है वक्फ बोर्ड की, और ये किसने किया? इस गद्दार जीएनपीसी ने, देश विरोधी जीएनपीसी ने। और उसको पता था कि जिस दिन इस वक्फ बोर्ड का भेद खुलेगा
तो कम से कम इस पर बहुत बहस होगी और इससे नफरत फैलेगी। ये सोच करके नफरत फैलाने के उद्देश्य से ही उसने जो है वक्फ बोर्ड को इतनी निर्बाध शक्तियां दी इस गद्दार जेएनपीसी ने, और हुआ भी वही। आजकल जो चर्चा चल रही है, और खास करके बीजेपी का जो वो पत्रकार है, वो ये प्रदीप सिंह और सुशांत सिन्हा, ये नहीं कह रहे हैं कि भाई कि जीएनपीसी ने इस देश में नफरत फैलाने के लिए यानी भूमाफियाओं का एक जो है वो माने गिरोह बनाया वक्फ बोर्ड की शक्ल में। यह गद्दारी है देश के खिलाफ। अब जो है तो अच्छा, और इस वक्फ बोर्ड का हमारे जो आम और गरीब इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से कुछ भी लेना देना नहीं है, न उनके हित की बात है। लेकिन प्रदीप सिंह क्या बोलता है कि एक समुदाय से सब कुछ छीन लिया गया और एक समुदाय को सब कुछ दे दिया गया। नफरत की बात। यानी जीएनपीसी को बेनकाब करने के बजाय, जीएनपीसी को जो है नष्ट में नाबूद करने के बजाय, ये बीजेपी हमेशा ताक में रहती है कि कोई न कोई उसको मुद्दा मिले और देश में जो है वह नफरत फैलाई जाए। और जीएनपीसी ने इसी उद्देश्य से ही, इसी मकसद से ही किसी न किसी दिन इस वक्फ बोर्ड की बात उठेगी, देश में नफरत फैलेगी, देश कमजोर होगा। तो दोनों की मंशा एक ही है। जीएनपीसी की भी मंशा वही है जो बीजेपी की मंशा है कि नफरत फैलती रहे, देश कमजोर होता रहे। तो इस संबंध में भारतीय जनता दल का बस यही कहना है कि मोदी महोदय यदि थोड़ी भी गैरत हो और थोड़ी भी देश के प्रति आप नमक अदा करना चाहते हैं, तो इस वक्फ बोर्ड को तुरंत जो है वो भंग करिए अविलंब। और जो अधिनियम, जो एक्ट जो है 1995 का है, उसको, और जो गजट है शायद 23 मार्च 2014 वाला, दोनों को अविलंब जो है वो खारिज करवाइए। और इस वक्फ बोर्ड को जो है भंग करके उसको नष्ट में नाबूद करिए आप। जो जरूरत है वो मैंने बता दिया। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप देखिएगा, ये कायर मोदी जो है ये नहीं करेगा। यह वक्फ बोर्ड को भंग नहीं करेगा। एक्ट 1995 को भी जो है वो रिसाइन या खारिज नहीं वो करेगा। गजट 23 मार्च 2014 को भी खारिज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये पूरा मुद्दा वो थमा देगा मीडिया को। मीडिया बस हिंदू मुस्लिम, और वो भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बनाने वाला थमा देगा। और प्रदीप सिंह जैसे और सुशांत सिन्हा जैसे लोगों को थमा देगा जो कि इसमें देश में नफरत वो फैला देना है। लेकिन फिर भी इसके बीच में भारतीय अवाम ताकत दल का अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, उनसे विशेष विनती यह है कि इस मसले को कदाप जो है सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। ये देश के गद्दारों के द्वारा जो ये समस्या जो है पैदा की गई है। जरूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड को तुरंत जो है उसको भंग किया जाए, उसको जो है उसको अस्तित्वहीन किया जाए, ताकि इसकी जो माफियागिरी है वो समाप्त हो। इसकी हैंकड़ी तो देखिए, आईटीबीपी को जमीन दी जा रही है, उसका विरोध ये कर रहा है। कितना गद्दार किस्म का है ये माफिया जो है।
तो इस संबंध में भारतीय वाम ताकत दल को बस यही कहना है कि हमारे खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इस बात से जरा भी बचाएं कि इसको जो है सांप्रदायिक रंग न दिया जाए। नफरत जो है, मैंने खास करके हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो नफरत फैलाने और इसके आधार पर नफरत फैलाने के किसी भी हरकत पर वो कड़ी नजर रखें और नफरत न फैले, इसकी जो है वो सावधानी करें। और यदि भारतीय वाम ताकत दल का अवसर आता है और आपका आशीर्वाद मिलता है और वो सत्ता का उपकरण हाथ में आता है, तो इसको 1 मिनट में गजट भी और जो है ये एक्ट जो है 1995 दोनों को खारिज करके वक्फ बोर्ड के अस्तित्व को ही, उसके वजूद को ही वो समाप्त कर देगा वो। लेकिन बात इतनी भी साधारण नहीं है। वक्फ बोर्ड जब समाप्त किया जाएगा तो असदुद्दीन जैसे गद्दार जो है वो सामने आ जाएंगे, जो कि कहते हैं कि हम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हितैषी हैं। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरा बिल्कुल गौर से देखिए, कभी भी न तो ये देश का हितैषी है और कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हितैषी है। कभी भी ये हितैषी हो नहीं सकता। असदुद्दीन ओवैसी देखिएगा, जिसमें वक्फ बोर्ड की समाप्ति की बात आएगी, ये सबसे पहले आ जाएगा, ये सबसे पहले आएगा ये। तो जो भी हो जरूरत इस बात की है कि वक्फ बोर्ड को अस्तित्वहीन से मतलब उसके वजूद को समाप्त किया जाए। और जो गजट है 23 मार्च 2014 वाला, जिसे कि 123 यानी भूमि की संपत्तियां मैंने दिल्ली सरकार की यानी जमीन की संपत्तियां जो उसको दी गई हैं, वह बोर्ड को उस गजट को भी खारिज किया जाना चाहिए। और अधिनियम 1995, तो यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत जरूरी है कि जितनी नफरत फैलाने वाली जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कारक हैं, उनको समाप्त किया जाए। एक समाचार मिला कि कोई साउथ कोरिया गया था और कोई बैग, माने जो एयरपोर्ट पर बैग वगैरह जो है जो ड्रैग करते हैं शायद खरीदा, और जो है किसी जर्क से, किसी धक्के से वो थोड़ा सा उसको आशंका हुई कि ये डैमेज हुआ है। दुकानदार ने तुरंत जो है नया बैग दे दिया और वो भी बैग दे दिया, तो बोला कि आप इसको लेके जाइए। वो जो दुकानदार था साउथ कोरिया वाला, उसको ये चिंता थी कि भाई ये भारत के बाहर जा रहे हैं और भारत के बाहर जाएंगे तो कम से कम ये सामान को दिखाएंगे भाई ये कोरिया से मिला है। तो अपनी इज्जत के, उस देश की इज्जत के प्रति, यानी कोरिया देश की इज्जत के प्रति वहाँ का एक छोटा सा ये अदना दुकानदार भी कितना सजग है। वहीं पर देख लीजिए आप अपने भारत में, जिस वक्त ये किसी को पता चल जाता है, खास करके ऑटो वालों को, वो रिक्शा वालों को, कि ये विदेशी वो टूरिस्ट है, पर्यटक है, उसको अधिक से अधिक ठगने की, बताइए, ठगने की ये मंशा रहती है।
यदि ऑटो का चार्ज 100 रुपये होगा तो 500 रुपये बोलेंगे। तो ये भावना जो है हमारे देश में है कि अपने 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 देश के प्रति भक्ति का भाव, अपने देश की इज्जत के प्रति कितना हम सजग हैं, ये सारी भावना बिल्कुल एब्सेंट है। इसके लिए वो रिक्शा वाला वो जिम्मेदार नहीं है या ऑटो वाला जिम्मेदार नहीं है। इन राजनीतिक पार्टियों ने, जीएनपीसी तो इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है। वो हमेशा चाहती है, उसका मन है कि हमारे देशवासियों में कभी भी देशभक्ति की भावना ना है, बल्कि देशभक्ति की भावना लगभग समाप्त रहे। और हो भी तो देशभक्ति जो है सिर्फ पाखंड में रहे। कहाँ रहे? पाखंड, दिखावे में। और फिर कभी सम्मेलन है, मुशायरा है, पोस्टर है, बैनर है, बस यहीं तक सीमित रहे वो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति। जनता के आम व्यवहार में वो रहे, ये बिल्कुल नहीं। यही बिल्कुल इसकी मंशा है जीएनपीसी की। इसके बाद आए छोटे मियाँ बीजेपी, राष्ट्रवाद का लेकर के। ये तो जो है उनसे भी घटिया। लोगों में राष्ट्र के प्रति भक्ति हो, जरा भी ये भावना नहीं। बस हिंदू की जो है, अब आपकी जो भी भक्ति हो, आपकी जो भी फेथफुलनेस हो, लॉयल्टी हो या एलिजियंस हो, वो हिंदुत्व के प्रति है। तभी आप तभी आप जो है देशभक्त माने जाएंगे। तो उसमें और उसको बिगाड़ने का काम जो किया बीजेपी ने। लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना है कि देश के प्रति और देशभक्ति के प्रति संजीत होइए, देश की इज्जत के प्रति संजीत होइए। और भारतीय जनता दल को जब भी इसका अवसर आएगा और खास करके ये सत्ता का उपकरण हाथ में मिलता है, तो हर एक भारतीय भाई बहनों में देशभक्ति की भावना से अपने देश की प्रतिष्ठा के प्रति भी कितना सजग होना है, ये भाव भी भरेगा, जो कि बहुत जरूरी है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि देखिए देश टिका रहेगा जो है वो देशवासियों की भावना के आधार पर। और वो भावना क्या है भाई, हमारा मुल्क जो है वो मजबूत रहे, महफूज रहे, और हमारा देश जो है वो सर्वोपरि है। ये सारे जो है वो जो है ये सभी मूल्यवान विचार हैं, वो बहुत ही प्रीसियस विचार हैं। लेकिन ये सब क्या करते हैं, ये सारे जो मूल्यवान विचार हैं इनके बस शब्द चुराएंगे, विचार नहीं चुराएंगे। सब चुरा करके उन शब्दों के और उन शब्दों के द्वारा बने हुए शीर्षक के अधीन जो है वो सारे कारनामे करेंगे अपने मंसूबों को पूरा करने वाला। ये राष्ट्र सर्वोपरि वाला आपके सामने बिल्कुल वो ताजा उदाहरण है कि राष्ट्र सर्वोपरि और अपनी आवाम सर्वोपरि। ये बराबर जो है यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल बराबर ये बता रहा है अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को। तो इनको लगा कि बीजेपी वालों को लगा कि ये भारतीय आवाम ताकत दल का ये विषय जो है, ये मुद्दा जो है कि राष्ट्र सर्वोपरि जो है जनता में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो फट से इन्होंने इसका शीर्षक चुराया और जो है वो रिपब्लिक भारत से प्रोग्राम वो करवाया। लेकिन उस प्रोग्राम में सारा कुछ वही किया जो कि उनके सत्ता के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जिन मंसूबों के साथ वो कारनामे करते हैं, वो सारी हरकतें उसमें देखी गई। और अब दोबारा करना उतना उचित नहीं होगा, लेकिन जब भी याद पड़ता है तो मन को कष्ट होता है
कि बताइए, शीर्षक लगा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, और ऐसे ऐसे लोगों को उसमें शामिल हैं जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। क्या यह, देखिए, शब्दों की बात नहीं है, ये सिर्फ शब्दों की बात नहीं, क्या और विचारों के अनुसार क्या यह राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को निगेट नहीं करता है, उसका अपमान नहीं है कि शीर्षक में लगाए हैं आप राष्ट्र सर्वोपरि, और उस मजमे में शामिल किया है उन लोगों को क्योंकि कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। वो लोग भी शामिल थे उसमें। तो जो रिपब्लिक भारत ने जो प्रोग्राम करवाया राष्ट्र सर्वोपरि वाला जो है, वह एक नमूना है। तो वह एक नमूना है और बहुत कुछ दूरगामी संदेश देने वाला भी है कि ऐसे ही मूल्यवान कीमती जो विचार हैं इस देश के लिए, अपने अवाम के लिए, सबका ये शीर्षक बनवाएंगे। और खास करके वो मुद्दे जो भारतीय अवाम ताकत दल के वो मुद्दे जो अपनी आदरणीय भारतीय अवाम में लोकप्रिय हो रहे हैं, उसी के शीर्षक के अधीन, उसी के शीर्षक के साथ जो भी इनके कार्यक्रम होंगे, उनमें ये सब वही काम करेंगे जो कि अब तक ये करते आए। तो इस बीजेपी से भी और जो है रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों से भी अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन है कि इनसे सावधान रहिए, इनकी हरकतों से भी सावधान रहिए। और उनमें जितनी बातें बताई गई उसमें, जैसे महंगाई, अब महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ ये कह देने से महंगाई पहले थी इससे काम नहीं चलेगा। महंगाई पहले थी, ये हकीकत है, उसके लिए जो वो कांग्रेस वो जिम्मेदार बच नहीं सकती। लेकिन इसमें जो महंगाई है उसका ये बहाना करना कि महंगाई पहले भी थी, और वो भी तब जबकि महंगाई को कम किया जा सकता है, लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है। जितना इन समूह का जो लूट और भ्रष्टाचार का जो पैसा है, जैसे अखिलेश का ही है, तमाम इसके होटल हैं। तो जब तक इन लुटेरों का पैसा जब्त करके जो है सब्सिडी अब न दीजिए, अब सब्सिडी के साथ और भी काम करने पड़ते हैं, तब तक जो है वो कीमतों पर काबू नहीं हो पाएगा। और कोई भी आवाम परस्त सरकार को ऐसा वो करना पड़ता है, लेकिन इनकी मंशा में ही खोट है, बीजेपी वालों की मंशा में खोट है। ये चाहते ही नहीं हैं कि हमारी आवाम को राहत मिले, बल्कि ये चाहते हैं कि जितने लुटेरे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे चिदम्बरम हो, चाहे ममता बनर्जी हो, इन सभी लुटेरों का पैसा जो है बिल्कुल वो बदस्तूर पड़ा रहा है। सवाल इस बात का है कि लोग ये प्रश्न करेंगे कि देखिए वो ममता बनर्जी के लोगों पर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। यही तो विशेषता देखने की वाली बात है कि ये मोदी महोदय क्या करेंगे कि उनके आसपास जो चंगू मंगू को पर छापे वो पड़वा देंगे, ममता बनर्जी के आसपास के छापे वो पड़ देंगे, और केजरीवाल का क्या सिसोदिया और सत्यपाल जैन को फंसा देंगे, शरद पवार के जो है जो नवाब मलिक को फंसा देंगे। लेकिन ये केजरीवाल को भी बचाएंगे, ममता बनर्जी को भी बचाएंगे,
और जो है शरद पवार को भी बचाएंगे। यही तो है, यही तो इनकी गद्दारी है मोदी जी की। मोदी जी की यही खतरनाक गद्दारी है कि उनके इर्द गिर्द वो कार्रवाई दिखा करके देश और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भ्रमित करके सारे जो है देश के लुटेरे को बचाना, यही गद्दारी है मोदी जी की। ये गद्दार केजरीवाल जो है इतना बेशरम हो गया है कि ये जो हमारी भारतीय सेना है, देखिए भारतीय सेना और सेना के जवानों की इज्जत जो है हर एक भारतीय भाई बहन करता है। गांव में भी कोई सैनिक है, पूरे गांव के लोग जो है वो इज्जत करते हैं। भाई ये कैसा, मैंने ये एक ऐसे तबके से बिलोंग करता है कि भाई जो देश के लिए जान दे देते हैं मिनटों, मतलब इसकी परवाह करते नहीं है। तो जवानों के प्रति एक जो है स्थापित वो इज्जत है, ये उसको अपमानित करने वाला ये बेवकूफ जो है, बेवकूफ तो नहीं कहा जाएगा, यानी वो दुष्ट बुद्धि का अपनी सेना को भी वो अपमानित करता है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था और उसके भी पहले आपने देखा होगा कि ये गद्दार राहुल गांधी जो है अपनी ही सेना को जो है वो अपमानित करता है, अपनी सेना को अपने किसी नेता से सड़क का गुंडा कहलवाता है। देखिए जितनी बार भी मैं या भारतीय जनता दल देश के दुश्मनों, देश के गद्दारों की बात करें तो हमारे भारतीय भाई बहन समझें कि ये सारे देश के गद्दार मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। मोदी जी को और उनकी पार्टी जो बीजेपी को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से समझें कि जितना दोषी वो राहुल गांधी है, उससे अधिक दोषी हैं मोदी जी जो इसको पाल रहे हैं। यदि देश को बुरा लगता है कि भाई कि ये राहुल गांधी हमारे सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलवाता है और अपने दुश्मन देश के सेना अध्यक्ष को गले लगाने के लिए दूध भेजता है, तो ये सबसे बड़ी गद्दारी है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ये भी जानना चाहिए कि इतने बड़े घोर गद्दार राहुल गांधी को पालने वाला कौन है, उसकी रक्षा करने वाला कौन है। तो मोदी महोदय को भी हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जाना है। इसको आइसोलेटेड रूप में या अलग रूप में मत रखें। और शायद हमको आशंका है शायद इसीलिए ये बीजेपी वाले जो है इस राहुल को गद्दार नहीं कहते हैं, क्योंकि यदि एक गद्दार कहना आप लोग स्वाभाविक रूप से सोचिए ना, यदि ये गद्दार कहना शुरू कर दिए तो ये सवाल तो अपने आप उठेगा ना कि भाई आप इस गद्दार को क्यों पाल रहे हैं। तो मोदी के पापों को ढकने के लिए ही मोदी कि वो देश के गद्दारों को पाल रहे हैं। ये बीजेपी वाले गद्दारों को गद्दार तक नहीं कहते हैं। ये इनकी असलियत है और ये इनकी करतूत है। और तो समझ हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो बिल्कुल वो समझ जाए कि ये हमारे मुल्क के लिए वो कितने खतरनाक हैं। वक्फ बोर्ड का ही ले लीजिए, वक्फ बोर्ड तो ताजा है। वक्फ बोर्ड के विषय में भारतीय जनता दल ने स्पष्ट किया कि उस वक्फ बोर्ड से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, खास करके उसमें जो गरीब और आम जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनका कुछ भी उससे लेना देना नहीं है, और न उससे कोई मतलब है, और न उनका वो हितैषी है। ये तो
ये खतरनाक किस्म का यानी भू माफियाओं का एक गिरोह है जो कि वक्फ बोर्ड की शक्ल में है। ये वास्तविकता है। अभी इस वास्तविकता से परे बीजेपी के जो सुपर सालार हैं, प्रदीप सिंह जैसे, सुशांत सिन्हा जैसे, इसको हमेशा जो है हिंदू बनाम मुस्लिम करके इसमें नफरत फैलाने की यानी वो साजिश करते हैं और शीर्षक क्या देते हैं कि एक समुदाय से सब कुछ छीन लेना और दूसरे समुदाय को सब कुछ दे देना। इस तरह से बराबर ये जहर फैलाने वाले जो है बीजेपी वाले और किसके जरिए? प्रदीप सिंह जैसे लोगों के जरिए। तो इनकी मंशा देखें ना। समस्या की जड़ में कौन है? जीएनपीसी को नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि एक समुदाय से सब कुछ छीन लिया गया और दूसरे समुदाय को दे दिया गया। सवाल इस बात का है ना कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें कि यह बीजेपी कदाप जो है हिंदू सनातन की हितैषी नहीं है, उसका मसीहा नहीं है, देश का भी मसीहा नहीं है। बस ये मौका ढूंढती रहती है कि कोई न कोई मुद्दा उसको वो नफरत फैलाने का उसको मिलता रहे। और ये मुद्दा हमेशा जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जो कि इस देश की बहुत खतरनाक दुश्मन ताकत है, ये मुद्दा उसको हमेशा वो देती रहती है। तो ये एक मुद्दा देने वाला और एक जो उस मुद्दे का नफरत फैलाने के रूप में इस्तेमाल करने वाला, ये जो दो वो तंजीमें हैं। लेकिन इस चीज को सच्चे अर्थों में और सच्चे परिप्रेक्ष्य में ये निश्चित रूप से खुराफात है इन दोनों की, और इसका खामियाजा देश भुगतता है और अवाम भुगतती है। तो इसलिए हमारा और भारतीय जनता दल का विशेष रूप से आग्रह और अनुरोध रहता है कि इन दोनों ताकतों को ठीक से पहचानिए और ये एक बात और जान लीजिए कि सिर्फ पहचानने से काम नहीं होगा, इनको नष्ट में नाबूद करना होगा ईवीएम मशीन पर, तब जाकर के यानी कुछ बात बनेगी। भारतीय जनता दल बराबर चाहता है कि हम और जैसा कि जब भी उसको मौका मिला है तो हमारे जो देशभक्त रहे हैं, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त श्रोमणी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, शहीद आजम भगत सिंह हुए, और उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि के महानताओं के विषय में, उनके योगदान के विषय में, उनके यानी श्रेष्ठ जो और उनके श्रेष्ठ वो कृतियों के विषय में हम बराबर अपने आवाम को, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को अवगत कराएं। तो और यही मुख्य काम है, और उसी के जरिए पूरे देश में जो है वो माने देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, अवाम परस्ती का और उसके बाद जो है भारतीयता आधारित एकता का, भारतीयता आधारित भाईचारा का एक माहौल बने। तो इसकी कोशिश रहती है, लेकिन इस देश में जो है भारतीय एकता के इतने बड़े दुश्मन सामने आएंगे कभी जो है कभी इसकी कल्पना नहीं थी। और कुछ तो जो है बिल्कुल छाती तान करके बेहयाई के साथ जो है इस एकता को इस एकता के खिलाफ वो गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा इसका उपहास करने वाले, इसका मजाक उड़ाने वाले गद्दार पुष्पेंद्र कुलशेखर जैसे लोग आ गए हैं।
और वो किस किस तरह का वो सिद्धांत प्रिंसिपल रचते हैं। पता नहीं क्या भारत और राष्ट्र, पता नहीं भारत को ऊपर रखते हैं, राष्ट्र को नीचे रखते हैं। अरे बेवकूफ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, भारत राष्ट्र एक ही है। और जो ये इस तरह का की साजिश कर रहे हो कि भारत राष्ट्र जो से ऊपर सनातन है, फलाने हैं ढिकाने है, इस तरह का जो भ्रम फैला रहे हो, ये बंद करो। भारत राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। भारत राष्ट्र के अधीन है सनातन, इस्लाम, ईसाई पंथ, सिख पंथ और सभी पंथ भारत राष्ट्र के अधीन है, उसके नीचे ही है। इतना सीखो कम से कम। यह अनेकों बार बताया गया कि भाई हमारा प्यारा मुल्क राष्ट्र भारतवर्ष यदि महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा, प्रगतिशील रहेगा और दुनिया का सिरमौर रहेगा, तो हमारे पंथ भी हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई, सिख पंथ, बौद्ध पंथ, जैन, पारसी, बौद्ध और ये और भी, वो भी सुरक्षित रहेंगे। वो उनकी भी प्रतिष्ठा, उनकी भी इज्जत जो है वो महफूज रहेगी। लेकिन ये सब कहते हैं कि नहीं नहीं, पहले सनातन बाद में राष्ट्र। और इसके संबंध में हमने जो है बल्कि बाबा साहब के सिद्धांतों का भी वो सहारा लिया। उन्होंने कहा था ना भाई कि उन्होंने ये कहा था कि मैं विश्व के सभी पंथों की इज्जत करता हूँ। विश्व के सभी धर्मों, वो धर्म बोले थे, मैं विश्व के सभी धर्म की इज्जत करता हूँ, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधें। मतलब मानवता, मैंने इनका मुख्य उद्देश्य है मानवता, तो मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हो। तो उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से भारतीय वामता का दल भी कहता है कि भारत के लिए वही पंथ मंजूर है या कबूल है या स्वीकार्य है, जो कि भारतवर्ष, भारतीयता और अवामपरस्ती को लक्ष्य के रूप में साधते हुए जो है पंथ का या अपने पंथ का इस्तेमाल करते हूँ। फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि हमको वही पंथ मंजूर हैं जो कि इस मुल्क के लिए राष्ट्र भारतवर्ष, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, अवाम परस्ती को लक्ष्य के रूप में साधते हुए पंथ को साधन के रूप में इस्तेमाल करते हो। तो जो भी पंथ है, हिंदू सनातन है, चाहे आपका इस्लाम है, चाहे आपका सिख पंथ है, चाहे ईसाई पंथ है, वो साधन है। लक्ष्य क्या है? भारतीयता, भारत राष्ट्र और अवाम परस्ती, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये लक्ष्य नहीं है। ये सनातन वो लक्ष्य नहीं है। इस्लाम लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? अपनी भारतीयता, भारत। ये भावना आने की आवश्यकता है। और कम से कम जो है ये जो गद्दार किस्म की है, जो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हुआ, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हुआ, उनके दिमाग में डालने की जरूरत है। तो देश के गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग, मैंने तमाम तरह की भ्रांति, तमाम तरह के भ्रम जो है
और नाम लेते हैं सनातन का, और सनातन की बात कहते कहते जो है अभियान भारत मैंने राष्ट्र भारत के महत्व को उसके महत्व को हमेशा कम करने की कोशिश करते हैं। और भी ये देखने को मिला, राष्ट्र भारत में भी भारत और राष्ट्र अलग अलग बांट करके इसमें भी इसको भी बांट करके इसमें भी कुछ तिकड़म जैसा वो कंफ्यूजन भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है, बचना नहीं बल्कि पुष्पेंद्र पुलसेर जैसे गद्दारों को नस्ल में नाबूद करने की जरूरत है। नस्ल में नाबूद से मतलब ये है कि उनकी हरकतों को ये जहाँ भी जाएं, हमारे विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनको काले झंडे दिखाएं, इनको यानी वापसी के काले झंडे दिखाएं। और देखिए, जब तक जो है ये पुष्पेंद्र पुलसेर हुआ, असदुद्दीन ओवैसी हुआ और यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ या वामन मेश्रम जो हुआ, इनको हतोत्साहित नहीं किया जाएगा तो कोई अच्छी बात आगे बढ़ने को नहीं है। जिन अच्छी बातों की हम ख्वाहिश करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वो बातें तब तक मुमकिन नहीं है जब तक ये इस तरह के तत्व जो है वो पस न किए जाएं। तो जैसा कि बताया गया है कि ये देश के स्वार्थी लोगों ने जो भारत विभाजन इतनी बड़ी वो त्रासदी थी, उसके पाप को छिपाने के लिए एक अलग थ्योरी रची कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। तो धर्म के आधार पर ये थ्योरी को कहते ही पूरा इल्जाम, जबकि सत्यता क्या है, सत्ता की छीना झपटी के ही कारण जो है और सत्ता की छीना झपटी का ही दुष्परिणाम या नतीजा रहा देश का बंटना। और बताइए, देश को बांट करके सत्ता जो है वो हथियाई गई। इतना बड़ा अपराध, इस अपराध को किसी और के मत्थे मरने के लिए ये एक तर्क गढ़ा गया कि यह देश जो है धर्म के आधार पर बटा है। और उन लोगों को मौका भी दिया गया कि जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमान जो है एक अलग देश भी ले लिए और पड़े यहाँ पर पड़े हुए भी हैं। और ये उसी का दुष्परिणाम है। किसका? कि लोग ये समझें कि देश का बंटवारा जो है धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। देश के लोग बिल्कुल ये इस बात को समझें कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। यह सिर्फ जो है सत्ता की छीना झपटी का एक नतीजा है। इसको समझे, यानी ये मतलब कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार नेहरू के द्वारा की सत्ता सिर्फ नेहरू को ही मिले, उसी साजिश का ये नतीजा है। तो कम से कम इतनी सच्चाई ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन यदि जान लें, और खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन जान लें, तो उनके दिमाग से ये निकल जाएगा कि नहीं भाई, ये मुसलमान जो है वो उनके लिए एक अलग देश हो गया, और जो है वो और ये मुसलमान यहाँ भी पड़े हुए हैं। ये बात जरूर थी कि इनकी जो है वो जिन्ना, अब जिन्ना की देखिए बेवकूफ़ी देखिए, वो जो है
जब मोहनदास करमचंद गांधी पूरी कांग्रेस को दबा करके जो है ये वो नेहरू को आगे करता है। कौन? नेहरू, जो कि हर तरह से निकम्मा था और कुपात्र था। तो इनको भी बुरा लगा, जिन्ना साहब को भी। तो इन्होंने भी भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया, दावा ठोका। अब यही तो उनकी गलती रहेगी कि प्रधानमंत्री मैंने पूरे अविभाजित भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा करने वाले भारत के एक टुकड़े पर क्यों चुप हो गए, क्यों उनकी घिघी बंद हो गई और क्यों उसी में शांत हो गए। तो इसलिए तो इन सबों को मौका मिल गया। और कुछ संजोग जरा देखिए कि पाकिस्तान जो है वह भारत के पड़ोसी के रूप में रहने के लिए नहीं बना, वह बल्कि भारत के खिलाफ और भारत विरोधी जो ताकतें भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की गोद में बैठ करके हमेशा यानी भारत के खिलाफ हमेशा वो साजिश करता रहा और भारत का खून बहाता रहा। ऐसा पाकिस्तान बना। आजकल तो किसी बहुत दुर्दशा को प्राप्त है, आर्थिक संकट है और बाढ़ आई हुई है और ये उसी का पात्र है। कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात फिर वही आती है कि इस देश का विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। ये हमारे सभी भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि सत्ता की वो छीना झपटी। अब उसी को देखते हुए कि कुछ देखिए, जब भी कोई उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को भटकाने के लिए जो है तमाम दंगा हुआ, हिंसा हुआ, नफरत हुआ। इन्हीं सब का वो सारा सब लेते हैं। अब जैसे डायरेक्ट एक्शन जरूर है कि जब जिन्ना साहब ने देखा कि भाई कि इस पद के लिए नेहरू जो कि सबसे कुपात्र है उसको आगे किया जा रहा है, तब इन कांग्रेसियों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात कही। तो उनके इस डायरेक्ट एक्शन पर जो है और इस वो जिन्ना साहब के डायरेक्ट एक्शन जो कि उनका इशारा था कि जो इन कांग्रेसियों के और खास करके जो मोहनदास करमचंद गांधी जो कि नेहरू को आगे करा था, इनके खिलाफ था। तो कांग्रेसियों ने इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। अक्सर होता है और देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी। तब फिर तो बात ही बदल गई। नोआखाली और इत्यादि में बड़े पैमाने पर जो है वो हिंदू जो है वो मारे गए। तो पूरा तर्क ही वो बदल गया। तो कैसे किस तरह से बात को जो है वो घुमा दिया गया, इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो इसको अच्छी तरह से समझे। लेकिन फिर भी यह इस तथ्य को समझे कि हमारे देश का बंटवारा कभी भी वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। अरे भाई, मुगलों का भी शासन रहा, कभी भी ये नहीं बोला कि इस देश में नहीं बोला गया कि भाई कि ये क्षेत्र जो है वो मुसलमानों के लिए है, ये क्षेत्र जो है वो हिंदुओं के लिए है। कभी नहीं, ऐसी बात नहीं हुई। अरे 1857 तक हमारी हिंदू मुस्लिम एकता जो है मिसाल थी देश के लिए और बहुत मायनों में वो रिमार्केबल इसलिए थी कि अंग्रेज चौकन्ना हो गए कि भाई कि इस कदर यदि हिंदू मुस्लिम एकता होती है तो हमारी बहुत जल्दी ही हमारी हुकूमत भी जा सकती है। तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना है
ये अंग्रेजों की एक अविभाज्य इनएलिएनेबल पॉलिसी बन गई और अंग्रेजों के और अंग्रेजी सरकार के तत्वाधान में अंग्रेजी हुकूमत ने अपने ही तत्वाधान में 5 संस्थाएं बनवाई, वो सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो किताब ने बोले। सबसे पहले 1885 में कांग्रेस नाम की और कांग्रेस की तो कई इस तरह से विशेषता तो नहीं कह सकते, खुराफात भरी उसकी मंशा कि उसका जो संस्थापक था एवो ह्यूम, पहले वो इटावा का कलेक्टर था और जिसमें ये हमारी जो है आज़ादी की प्रथम प्रमुख क्रांति 1857 वाली हुई। हमारे हजारों क्रांतिकारियों की हत्या कराने वाला यानी ये ह्यूम ही था। तो हमारे हजारों क्रांतिकारियों का हत्यारा ह्यूम जो है जिस कांग्रेस पार्टी का संस्थापक हो तो वह कांग्रेस जो है कितनी खतरनाक हो सकती है हमारे मुल्क के लिए। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से जाने। तो 1885 में कांग्रेस और 1906 में मुस्लिम लीग और 1920 में ये वाम दल भारत की वाम दल और 1922 में हिंदू महासभा और 1925 में आरएसएस। ये पांचों संस्थाएं अंग्रेजी सरकार ने अपने तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ही स्थापित करवाई और ये संस्थाएं आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए दिन रात सक्रिय हैं। तो इस तथ्य को भी हमारे सभी भारतीय भाई बहन वो अच्छी तरह से समझें। इसलिए उसी आरएसएस की उपज जो है ये बीजेपी हमें ये कभी भी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में नहीं रहती। वो ये बोलती है हिंदू एकता, लेकिन इस देश को जरूरत क्या है? भारतीय एकता। और तो इसलिए भारतीय अवाम ताकत दल के इसे भारतीय एकता के प्रयास को, मुहिम को कामयाब बनाइए और इस मुहिम में शामिल होइए। भारतीय एकता के महत्व को समझिए और उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन देश विरोधी ताकतें जो कि ये काले अंग्रेज हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चार्टर चौकड़ी काकस या कांग्रेस हो, चाहे ये कम्युनिस्ट हो, चाहे वो टीएमसी वाले हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे आरजेडी के लोग हों, चाहे आपके शिवसेना हो, एनसीपी, अकाली, डीएमके या एडीएमके, सभी जो है इनको नस्ल में नाबूद अब जब तक अब नस्ल में नाबूद नहीं करेंगे तब तक जो है जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं कि भाई इस तरह का देश होना चाहिए, वह जो है वह होना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए तो भारतीय जनता दल ने इसका नाम दिया है दूसरी आज़ादी, दूसरी और वास्तविक आज़ादी। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।